सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानडा। दिस इज शेफाली एंड आज डिस्कशन करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता। ये यूनिट 1 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आज पहला सेशन है हमारा इस टॉपिक पर। तो समझेंगे कुछ हम लोग बेसिक चीजें एंड साथ में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि क्वेश्चंस के बिना कोई टॉपिक अगर आप समझें तो वो अधूरा से रह जाता है। सो पेपर 1 का चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर वो आपने मिस किया है तो जरूर से देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी टॉपिक वाइज। सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही पीडी पे डिस्कशन कर लिया है, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसके कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस करे हैं हमने एंड बाकी एमसीक्यूज लगाया है। अगर सिर्फ आपको एमसीक्यूज देखने हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट देखना है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। साथ ही हर दिन हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं नए नए क्वेश्चंस को डिस्कशन करने का। जैसे कि लास्ट हमने न्यू जो आपकी एक एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। वो वीडियोस अगर आपने मिस किया है तो जरूर से देख लेना। आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया यूनिट, प्योर न्यू है। इसके पहले रिसर्च एप्टीट्यूड पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे मेन हमारा आज के सेशन में फोकस होगा। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, फिर वो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो या पीडी हो या फिर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो। एंड ऑल्सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्लिक करोगे डायरेक्टली पहुंच जाओगे टेलीग्राम का जो चैनल है। इन केस अगर फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है तो ज्ञान अड्डा बाय शिफाली अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। पेपर 2 अगर आपका मैनेजमेंट है या कॉमर्स है तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल के रखी है। तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो देख सकते हो। देखो एक वीडियो तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी एंटरप्रेन्योरशिप वाली, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपका टॉपिक है मैनेजमेंट वालों का एंड कॉमर्स वालों का, ठीक। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मिल सके आपको क्या, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जब भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँ। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, ये फेसबुक का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है एंड यही है टेलीग्राम का लिंक। पता नहीं कैसे आप लोग को मिल नहीं रहा है या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो या क्या चीज है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स एक ही सवाल कर रहे हैं कि मैम कहाँ है टेलीग्राम का लिंक। सो स्क्रीन पर है आपके टेलीग्राम का लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ना मिले तो सर्च कर लेना, वहां से भी मिल जाएगा। ये यूट्यूब का लिंक तो है ही है, कनाडा वैश्यशाली। सो समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही क्रक्स वे में आज का भी सेशन करने वाले हैं, कोई फालतू की बातें नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेशन के लास्ट में मैं कुछ मूल मंत्र बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी अपनी करनी है। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हो रहे हो दिग्भ्रमित, है ना। आप लोग इस चैनल से भी पढ़ रहे हो, किसी और भी चैनल से पढ़ रहे हो या किसी और चैनल से भी पढ़ रहे हो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज है ना, अब वहां से पढ़ने की वजह से आप हो रहे हो बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो आपका जो कंफ्यूजन का एक जो समाधान बोल सकते हो वो मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। तो इसको करेंगे डिस्कशन लास्ट में। पहले जो हमारा सेशन है, क्लास है, उसको कर लेते हैं, वरना बाद में जो स्टूडेंट्स दिखेंगे वो सोचेंगे कि मैम आपने क्या ही पढ़ाया। ठीक है, तो देखो यूनिट 2 है ये पेपर 1 का ये यूनिट 2 है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हमें टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 के अंदर में पढ़ने हैं, दैट मीन्स की रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण। ठीक है, ये है पूरा आपका, ठीक है। तो ये यूनिट 2 के आपके पूरे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर में एक तो पहला यही है कि मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, इसको करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मेथड ऑफ रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स और रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। ये आपका एक कॉमन सिलेबस है। देखिए सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। देखो अगर हमें ये पता हो कि मंजिल, है ना, हमें ये पता हो कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो मंजिल कहाँ है, तो जाने का रास्ता हम खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मंजिल क्या है, आपको पढ़ना क्या है, फिर पढ़ने का तरीका तो आप खुद ही ढूंढ लोगे। आप बुक से पढ़ सकते हो, चैनल से पढ़ सकते हो, खुद से नोट्स बना के पढ़ सकते हो। तरीका तो हम पढ़ सकते हैं, बट हमें ये पता पहले होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो हमें सिलेबस पहले, टिप्स पे हमें पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट में कौन सा सिलेबस है।
ठीक, अब समझो कि रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे, टाइप्स समझेंगे और इसकी विशेषताएं समझेंगे, गुण समझेंगे या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे और कुछ उद्देश्य जो है रिसर्च के उसको भी समझेंगे। तो किसी भी शब्द को या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि टॉपिक को तोड़ दो। जब आप टॉपिक को तोड़ देंगे तो आप उस टॉपिक को अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि अपने सेशन में ज्यादातर मैं जो भी आपको एग्जांपल्स दूंगी वो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी, व्यवहारिक एग्जांपल, कोई भी इल्यूजनरी एग्जांपल्स नहीं देने वाली हूँ। कि आप ये मत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके चलना अगर आप मेरा सेशन या क्लास ले रहे हो कि मैं आपको कुछ बुकिश लैंग्वेज का या बुक वर्ड टू वर्ड जैसे क्लास 10th में, क्लास 12th में, सीबीएसई बोर्ड्स में वर्ड टू वर्ड बताते हैं, पढ़ाते हैं, वैसा कुछ नहीं मैं आपको कराने वाली हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी जिससे कि आप जितनी भी नॉलेज को गेन कर रहे हो उसको एंड्योर कर सको, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिटेन कर सको। सो बेसिकली मेन है मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे फोकस करके हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं ताकि आपकी एंड्योरेंस बनी रहे। सो रिसर्च क्या है पहले इसको समझिए। रिसर्च दो भागों या दो वर्ड आप बोल सकते हैं से बना हुआ है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए टॉपिक को तोड़ देने से टॉपिक आसान हो जाता है। तो किन किन से बना हुआ है? री और सर्च। जिनके लिए पहला सेशन है, मतलब जो ये टॉपिक पहली बार देख रहे हैं वो गौर से पढ़ें, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक, तो री का मतलब क्या होता है? अगेन माने पुनः। सर्च का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर में जब आप पुनः कुछ नया प्राप्त करने के लिए या नया चीज जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ नया अर्जन करने के लिए आप खोज करते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। ठीक, समझ में आया बात? री और सर्च मतलब पुनः खोज करना किसी चीज के ऊपर में। जब आप पुनः खोज करते हो, पुनः क्यों खोज करोगे? क्योंकि आपको चाहिए कुछ नया नॉलेज या आप सीखने के लिए या आप कुछ उसमें ऐड ऑन करने के लिए खोज करते हो। एग्जिस्टिंग चीज में जो पहले से ऑलरेडी है, आप रिसर्च किसके ऊपर कर सकते हो? जो ऑलरेडी पहले से है उसी के बारे में आप शोध करोगे, खोज करोगे कुछ नया जानने के लिए। तो अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं को लेके चलूंगी। जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं ये ना सोचें कि उनको समस्या होगी। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। इंग्लिश जो है आपके स्क्रीन पर है, हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करती चलूंगी। जहां जहां पे आपको हिंदी को बताने की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको हिंदी में बताती चलूंगी। बस आप थोड़ा सा कॉशियसली चीजों को सुनिएगा और समझने के दृष्टिकोण से सुनिएगा, तो आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी, अभी डिक्शनरी है जिसका नाम है एडवांस लर्नर। ठीक, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये डिक्शनरी का नाम है, एडवांस लर्नर डिक्शनरी। सो रिसर्च क्या है इस डिक्शनरी के मुताबिक? अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। मतलब जब आप किसी चीज के बारे में सतर्क हो करके इन्वेस्टिगेशन करते हो, खोज करते हो या पता लगाते हो, इंक्वायर करते हो, पता लगाते हो, स्पेशली टू सर्च फॉर अ न्यू फैक्ट्स, ताकि आपको पता चल सके कोई नई फैक्ट्स, नई जानकारी। इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान की किसी भी शाखा में, ज्ञान की किसी भी शाखा में का मतलब चाहे आप सोशोलॉजी में कोई चीज नया चीज जानने के लिए सर्च करो, चाहे आप हिस्ट्री में कोई नई चीज जानने के लिए सर्च करो, चाहे विज्ञान यानी कि साइंस में जानने के लिए कोई चीज के बारे में, नए फैक्ट्स के बारे में आप इंक्वायरी करो, चाहे मैथमेटिक्स, जितने भी विषय हैं, जितने भी ज्ञान की शाखा आपके दिमाग में आ सकती हैं, टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स, किसी चीज में भी अगर आप न्यू फैक्ट्स को इंक्वायर करने के लिए कोई भी चीज सर्च करते हो, खोज करते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। किसी भी ब्रांच, कोई भी ज्ञान की किसी भी शाखा के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विज्ञान में शोध कर सकते हो, साइंस में करोगे। आप नासा में बैठ करके जब तक स्पेस शिप में जब तक बैठ नहीं जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप कुछ नवाचार नहीं कर रहे हो, आप कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। अब क्रेसवेल ने क्या कहा? क्रेसवेल एक विद्वान है, इन्होंने अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में, अपनी सोच और समझ के हिसाब से एक उन्होंने डेफिनेशन दिया। उनके हिसाब से जो रिसर्च है यानी कि जो अनुसंधान है या शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस बोला, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. So क्रेसवेल कहते हैं कि भाई अनुसंधान यानी कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम कलेक्ट कर सकें, मतलब इकट्ठा कर सकें और एनालाइज कर सकें कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में, जानकारियों के बारे में, ताकि हमारी जो उस टॉपिक के ऊपर में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक टॉपिक समझिए कि फसल, खेती समझ लीजिए, क्रॉप, कि खेती इस बार अच्छी नहीं हुई,
या खेती अच्छी हो, या एग्रीकल्चर एक टॉपिक आप समझ लीजिए। अब इस एग्रीकल्चर के ऊपर में आप क्या कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, क्यों? ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको कि भाई खेती अच्छी ना होने का कारण क्या है। उसी तरीके से आप मैनेजमेंट एक टॉपिक समझ लीजिए, या आप सोशियोलॉजी एक टॉपिक समझ लीजिए, या कोई भी एक टॉपिक आप समझ लीजिए। ठीक, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पर या उस इशू पे अच्छी हो सके, इस वजह से आप क्या करते हो, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो जो कि आपके रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, ताकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के ऊपर में आपकी हो पाए। समझ में आया कि रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च में कुछ होते हैं लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे, जिससे कि आप कुछ नई और यूजफुल इंफॉर्मेशन को पता करते हो। मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके सब्जेक्ट। किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप एक लॉजिकल तार्किक रूप से और क्रम में सिस्टमैटिक वे में किसी नई इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए या यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए जब आप खोज करते हो, सर्च करते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। ठीक, जैसे कि अब रिसर्च में क्या होता है कि आप क्या शोध करोगे, ऑब्वियसली आप जब कोई टॉपिक है तो आप किसी टॉपिक के बारे में पहले समझने का कोशिश करोगे कि ये टॉपिक क्या है, क्यों है, किस लिए है। आप ये 3-4 चीजों का आंसर करते हो, क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे है। ठीक, जैसे कि सुना होगा कि जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर एक बड़ा ही सिंपल सा गाना बोल सकते हो, पोयम बोल सकते हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इसमें दो चीज निकल के आए कि हाउ एंड व्हाट, कि कैसे और क्या। कोई भी चीज के बारे में जब आप रिसर्च करते हो तो आप यही सोचते हो ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, क्या कारण हो सकता है। ठीक, तो यही चीज है, जब किसी चीज में जब आप हाउ मतलब कैसे और क्या पे चिंतन करते हो तो उसी को बोलते हैं रिसर्च। ये एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है जहां पे सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है, फाइंडिंग सोल्यूशन। आप किसी भी समस्या के बारे में या किसी, यहाँ पे समस्या का मतलब टॉपिक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम इज इक्वल टू टॉपिक। ठीक, यहाँ पे जब भी हम प्रॉब्लम की बात करेंगे हम बात करेंगे टॉपिक की। ये एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि आप सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हो, आप कुछ साइंटिफिक तरीका भी अपनाते हो, कुछ सोशल प्रॉब्लम भी होते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम होती हैं, थ्रू ऑब्जेक्टिव्स एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस। सो आप फाइंड आउट करते हो क्या, सोल्यूशन टू साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम। कई बार जो प्रॉब्लम होगी वो सामाजिक हो सकती है, समाज से संबंधित, आपके आसपास पड़ोस, ये वो भी हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे धीरे धीरे। सपोज करिए कि आपके घर के बगल में कोई महिला है जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप इस चीज का ही शोध कर रहे हो कि भाई महिलाओं में डायबिटीज ज्यादा होती है या पुरुषों में डायबिटीज ज्यादा होती है, तो ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। या दहेज उत्पीड़न के ऊपर में अगर आप कोई शोध कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े से लेबोरेटरी में बैठ करके जब शोध करोगे और वो शीशे वाली जो बॉटल होती है उसको लेकर के करोगे तो ही शोध हुआ, ऐसा नहीं है। शोध, रिसर्च किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, साइंटिफिक विज्ञान की भी बात हो सकती है, दोनों ही चीजें हैं। तो बात समझ में आ गया। और जब भी आप शोध करेंगे, चाहे आप लेबोरेटरी में कर रहे हो, चाहे आप सामाजिक शोध कर रहे हो, आपको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या प्रक्रिया है वो हम धीरे धीरे आगे के स्लाइड्स में, लेक्चर्स में समझेंगे। अभी आपको ये समझ में आया कि किसी भी ज्ञान मतलब ज्ञान की खोज में, जब आप ज्ञान की खोज करते हो, ज्ञान की खोज मतलब आप किसी चीज के बारे में जब बेहतर समझना चाहते हो या किसी छुपी हुई सच्चाई के बारे में आप खोज जानना चाहते हो, जब आप डिस्कवरी करते हो, खोज करते हो हिडन ट्रूथ के बारे में। अब सपोज करो कि कोई महिला है, उसका दहेज की वजह से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है या जला दिया या कोई भी ऐसी समस्या हो गई, तो ये क्या है, ये एक सामाजिक समस्या है जिसके पीछे का आप सत्य जानने का प्रयास कर रहे हो और आप रिसर्च कर रहे हो। आपका ये सब्जेक्ट आपने ले लिया, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, तो एक बात मैं आपको बता रही हूँ, उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है बट आप उस चीज से रिलेट कर सको इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ क्या है, हियर नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर। यहाँ नॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ ज्ञान का मतलब अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से नहीं है। यहाँ ज्ञान का मतलब है जानकारी। कौन सी जानकारी, उस मैटर के बारे में, मतलब जिस टॉपिक के बारे में या जिस प्रॉब्लम के बारे में या जिस भी विषय के बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, आप समझना चाहते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, उसके बारे में जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, ठीक, उसको बोलते हैं क्या, ज्ञान। यहाँ पे ज्ञान का मतलब अथर्ववेद, आयुर्वेद, मंत्र इन सब से नहीं है। यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो मैटर के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में या टॉपिक के बारे में आप कलेक्ट करते हो। आगे क्या है, द इंफॉर्मेशन माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। अब ये इंफॉर्मेशन
आप कैसे भी कलेक्ट करो, चाहे जाकर के आसपास पड़ोस में कलेक्ट करो, चाहे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा वहां से कलेक्ट कर लो, चाहे बुक से कर लो, चाहे खुद ऑब्जर्वेशन से कर लो, चाहे दो चार 10 लोगों से पूछ के कर लो, कैसे भी कर लो। अगर आपके घर के पड़ोस में आसपास में कोई समस्या है और आप उस समस्या का समाधान चाहते हो या आपको समस्या के ऊपर में जानकारी चाहिए, रिसर्च करना है, तो आप क्या करोगे? पहले आसपास पड़ोस में जाओगे, पूछोगे ना कि भैया क्या हुआ था उस दिन उस रात को, क्या हुआ था, अच्छा वो आए थे, अच्छा वो गए थे, उन्होंने बोला था नहीं बोला था, अच्छा झगड़ा हो रहा था नहीं हो रहा था। अच्छा ये एक चीज, आपके फ्रेंड से अगर आपकी फाइट हो जाएगी तो आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स को पूछोगे ना, उसने क्या बोला था, अच्छा उसने ऐसा बोला था, अच्छा तुमने क्या बोला था, अच्छा किसने कॉल किया था, तुमने किया था कि उधर से कॉल आई थी। क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हो। इसी को उठा के रख दो टॉपिक पे, इसी को उठा के रख दो आप मैनेजमेंट में। तो जब आप मैनेजमेंट में या जब आप सोशोलॉजी में या ज्योग्राफी में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर में या टॉपिक के ऊपर में जब आप रिसर्च करते हो, तो आप रेफरेंसेस लेते हो बुक्स का या जो ऑलरेडी राइटर्स हैं उनका, या आप सेल्फ एक्सपीरियंस देखते हो, ह्यूमन बीइंग से पूछते हो, जर्नल्स पूछते हो, एंड बहुत सारी और भी चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन वहां पे गैदर करते हो। ठीक, अब इसमें क्या है, आगे क्या है? रिसर्च कैन लीड टू न्यू कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब जो रिसर्च है वो क्या करता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ नया एड ऑन करता है। अगर आपको पहले से कुछ उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपकी जो नॉलेज है वो नई तरीके से आप सीखते हो, पहले से पता है कुछ आप नया कंट्रीब्यूट करते हो। ये बात समझ में आई? जब भी आप रिसर्च करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में तो हमेशा कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, कुछ ना कुछ न्यू कंट्रीब्यूशन होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में। तो ये एक बात हो गई। अब देखो इससे जो मिस्टर कुक हैं, एक बड़े विद्वान है, स्कॉलर है, इन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे हिसाब से रिसर्च का एक डेफिनेशन है और मैं रिसर्च RESEARCH रिसर्च का हर एक वर्ड का मेरे पास मीनिंग है, मतलब वर्ड का मतलब है क्या है। उन्होंने बोला आर से रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब जब आप किसी चीज के बारे में तर्क संगत तरीके से सोचते हो उसको बोलते हैं रिसर्च। ई एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, मतलब किसी विशेषज्ञ या संपूर्ण उपचार के बारे में, कंप्लीट ट्रीटमेंट जब आप सोचते हो, एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट के बारे में जब आप सोचते हो और एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। तीसरा इन्होंने बोला सर्च एंड सोल्यूशन, जब आप खोज करते हो और समाधान करते हो, जब आप किसी चीज के बारे में कोई डिस्कवरी करते हो और उसका सोल्यूशन निकालते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। कुक बोलते हैं मेरे हिसाब से ई का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, मतलब शुद्धता होनी चाहिए। जो आप शोध कर रहे हो, जो आप खोज कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए, वो एग्जैक्ट होना चाहिए। फिर एनालिसिस, आप रिसर्च के दौरान बहुत सारी चीजों का, बातों का विश्लेषण भी करते हो। ठीक, इसमें उन्होंने बोला आर से मतलब है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, आप तथ्यों के बीच में संबंध निकालते हो। पड़ोस में झगड़ा हुआ तो महिला ने झगड़ा किया कि पुरुष ने झगड़ा किया, ठीक, अब आप दिमाग लगाओगे, इसमें तथ्य फाइंड आउट करोगे, कितने बजे झगड़ा हुआ, कितने बजे क्या कौन सी सारी चीजें हुई, यूजीसी नेट है तो एग्जामिनेशन हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है, अच्छा ये डेट्स पढ़ रही हैं, अच्छा वो डेट्स पढ़ रही हैं तो क्लैश हो रहा है। ओके, सो आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हो, आप फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, उसी तरीके से जब आप रिसर्च करते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर में तो आप देखते हो कि अच्छा उस स्कॉलर ने या उस प्रोफेसर ने अगर ये बात बोली तो क्यों बोली होगी, क्या ये बात किसी और प्रोफेसर ने बोली है तो क्यों बोली है। तो आप एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हो, आप अपना दिमाग लगाते हो कि भाई क्या दोनों के बीच में एक बात हो सकती है जो कॉमन बात हो सकती है। फिर क्या है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, जब आप क्रिटिकली वे में ऑब्जर्वेशन करते हो, केयरफुल प्लानिंग, ठीक है, जब आप सावधानी पूर्वक मतलब योजना बनाते हो। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब जब आप एक आलोचनात्मक दृष्टि से सोचते हो कि अच्छा उसने ऐसा बोला होगा तो जरूर इसके पीछे कोई कारण हुआ होगा। हमेशा पॉजिटिव बोलना ही रिसर्च नहीं होता है, एक आलोचनात्मक दृष्टि या आलोचनात्मक तरीके से जब आप किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हो उसको भी बोलते हैं रिसर्च, ऐसा मिस्टर कुक बोलते हैं और ये सही भी बात है। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, रचनात्मक आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर कंडेंस्ड जनरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि संघनित सामान्यकरण होना चाहिए। फिर बोलते हैं मिस्टर कुक जी कि एच का मतलब उनके हिसाब से होता है ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, मतलब एक रिसर्चर को ईमानदारी के साथ में शोध करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और फिर उसके बारे में तभी आप किसी टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से कुछ नया, कुछ एक नॉलेज, आप नॉलेजेबल चीज पा सकते हो। तो अभी आपको ये बात समझ में, इन सारी चीजों से हम ये समझ सकते हैं जितनी भी डेफिनेशन और जितनी भी चीजें हुई कि रिसर्च एक तरीके की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंक्वायरी होता है और इन्वेस्टिगेशन होता है
साथ ही इसमें कुछ सिस्टम भी होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं एंड कुछ मेथड्स होते हैं जो हम आपकी जो यूनिट में भी है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी। और हमेशा रिसर्च करने से कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है वो हमेशा इंक्रीज होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन और एनहांस होती है, बेटर होती है। अब कुछ उद्देश्य हैं भाई, रिसर्च हम करते क्यों हैं? हम रिसर्च रिसर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ नया जानना होता है, डिस्कवर करना होता है नए नए फैक्ट्स के बारे में, और हमें वेरीफाई भी करना होता है और टेस्ट करना होता है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हमारे आसपास समाज में चीजें क्या बदल रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं। कई बार हम इवेंट्स को एनालाइज करने के लिए करते हैं, जैसे आपके आसपास पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो वो एक इवेंट हो गया, ठीक, आपके लिए तो वो एक इवेंट ही हो गया। जैसे कि अब बात करें हम आजादी के समय क्या क्या सारी चीजें हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, जो विभाजन हुआ। अब इसी विषय पे अगर आप समझें कि अगर इसी विषय पे आपको शोध करना है तो आप पीछे जाओगे, इतिहास में जाओगे, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें आप पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप इवेंट्स को एनालाइज करोगे कि उस वक्त क्या हुआ, नॉन वायलेंस जो भी चीजें हुई क्या हुआ, फिर उसके बाद में जो सत्याग्रह हुआ तो उसमें क्या हुआ, सारी चीजों को आप जोड़ोगे, समझोगे कि हुआ क्या भाई। इसमें फिर प्रोसेस कुछ आएंगे, कुछ फिर फेनोमिनल एक्टिविटीज भी आएंगी, फेनोमिनल चीजें भी आएंगी जिनसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप की, कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा। सो कारण और प्रभाव, कॉज और इफेक्ट, ठीक, क्या कारण था और उस कारण का क्या प्रभाव पड़ा, क्यों विभाजन हुआ, विभाजन का कारण क्या था, ठीक, आप उस कारण के बारे में पढ़ रहे हो। प्रभाव क्या पड़ा कि अलगाववाद हो गया, दो राष्ट्र बन गए, या जो भी चीजें हो उस पर नहीं जाते हैं, ठीक। तो आपने कारण समझा, फिर कारण के बाद प्रभाव समझा, ठीक, तो ये एक चीज थी। फिर आप डेवलप करते हो कुछ नए नए साइंटिफिक टूल्स को, जिससे कि आप अच्छी तरीके से रिसर्च कर सको। जब आप बड़े स्तर पे, बड़े तबके पे जब आप रिसर्च करते हो तो नई कंसेप्ट कुछ सामने आती है, नई थ्योरीज सामने आती है, सॉल्व कर सकते हो कुछ नई प्रॉब्लम को, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों ही तरीके की समस्याओं को आप समाधान कर सकते हो। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि मूवी एक ऐसा टर्म है जो पहले, आज से 50 साल पहले लोग फिल्म बोला करते थे या सिनेमा बोला करते थे, तो किसी ने तो ये मूवी का टर्म ऐड किया होगा, है ना, किसी ने तो ये वर्ड डिस्कवर किया होगा। क्या फर्क था, सिनेमा बोल रहे थे तो क्या गलती थी, फिल्म बोल रहे थे तो क्या ही गलत था, मूवीज बोल रहे हैं आज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में शोध करते, किसी ने तो शोध किया होगा ना, किसी ने तो कुछ तो किया होगा, तो उसको एक नया वर्ड मिला, वो नया वर्ड प्रचलन में आया, फिर आज हम उसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कहने का मतलब यही, लोग आज मार्स में चले गए, चांद पे चले गए, न जाने कहाँ कहाँ चले गए। अगर लोग जो एरिस्टोटल थे या अरस्तु की, अगर हम बात, अरस्तु की नहीं, एरिस्टोटल की बात करें या जिनकी भी बात करें, अगर उन्होंने कोई थ्योरी बना करके वहीं छोड़ दी होती, तो उस पर कोई आगे विचार ही नहीं किया होता, तो वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहती। हम कुछ नया कैसे सीख पाते, नया कैसे जान पाते। आज हम एक ही प्रयास में मार्स पे चले गए, इंडिया, भारत जो है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक ही प्रयास में वो चला गया मार्स पर। क्यों गया? क्योंकि देखा उन्होंने कि जो पहले लोग जा रहे थे क्या गलतियां कर रहे थे, वो गलती उन्होंने नहीं दोहराई और वो चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिसर्च करते हो, अनुसंधान करते हो, शोध करते हो, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में नॉलेज पता चलती है, आपका समय बचता है और सही अप्रोच में आप काम कर पाते हो। लास्ट में मैं आज आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है इसके बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, तो वो सुन के जरूर से जाना, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कि टू फाइंड सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम। जब आप किसी चीज के बारे में शोध करते हो तो आप साइंटिफिक, वैज्ञानिक और कई बार नॉन वैज्ञानिक भी, और समाज से संबंधित समस्या के बारे में भी सोल्यूशन, समाधान आपको मिल जाते हैं। टू ओवरकम एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स अकरिंग इन आवर एवरीडे लाइफ, जो आपके आसपास रोजमर्रा के जीवन है, जिंदगी है, उनमें बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी जो है अलजेब्रा और किसी आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही आप रिसर्च करो। आसपास जो भी समस्या है, चाहे वो दहेज का उत्पीड़न हुआ, किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को शुगर से समस्या है, किसी का हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और तमाम और सारी समस्या है, आप इन्हीं टॉपिक पे सर्च करो। अगर किसी जिस भी क्षेत्र में आप हो, अगर वहां पे खेती अच्छी नहीं हो रही है, आप उस पर शोध करना चाहते हो कि क्या कारण है कि खेती अच्छी नहीं हो रही है, यही एक रिसर्च हो गया। कोई अलग अनुसंधान जो है, ये कोई टॉपिक नहीं है, वही है जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं, बस आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो। कंक्लूजन अगर समझे तो रिसर्च क्या है? रिसर्च सिर्फ कुछ एरिया तक या विज्ञान तक या तकनीक तक कन्फाइंड नहीं है। मैं प्रयास करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही इंक्लूसिव वे में आपको पढ़ा सकूं। कंटेंट मैं आपको इंग्लिश में दे रही हूँ, समझा मैं आपको प्रॉपर हिंदी में रही हूँ। लेक्चर अगर आप मेरा ध्यान से सुन रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक।
अब इसमें क्या है कि रिसर्च जो है, जो अनुसंधान है या जो शोध है, वो सिर्फ विज्ञान या तकनीक तक सीमित नहीं है, उसका जो दायरा है वो बहुत आगे है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी विषय में शोध कर सकते हो। वास्ट एरियाज हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, आप चाहो तो किसी भाषा में शोध कर सकते हो, साहित्य में शोध कर सकते हो, लिटरेचर में, इतिहास में कर सकते हो, समाजशास्त्र में कर सकते हो, कहीं भी शोध कर सकते हो। वॉट एवर माइट बी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो, रिसर्च हैज टू बी एक्टिव, रिसर्च को एक्टिव होना ही होना है, डिलीजेंट तरीके से होना है, मतलब मेहनत करनी होगी। जो रिसर्चर होगा, रिसर्चर को एक्टिव होना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में शोध करो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको एक्टिवली सक्रिय होकर के शोध करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अब सर्च कर रहे हो कि इस बार अनाज अच्छे नहीं हुए, तो किस कारण से अच्छे नहीं हुए, तो ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, इसमें क्या करना है, नहीं, आपको एकदम सक्रिय होकर के उसमें करना है, तभी वो प्रॉपर रिसर्च हो पाएगा। डिलीजेंट तरीके से करना है, मेहनत से करना है, ईमानदारी से करना है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक व्यवस्थित तरीका है, उस हिसाब से करना है, इंक्वायरी करनी है, डिस्कवर करना है, कुछ नया खोज करना है, एंड जो फैक्ट्स है उसको रिवाइज करना है, उनका व्याख्यान करना है, इंटरप्रेट करना है, माने व्याख्यान करना है, ठीक है। इवेंट्स के बारे में देखना है कि क्या हुई, किन कारणों से फसल खराब हुई, किन कारणों से समस्या हुई, तमाम और सारी चीजें। कोई पहले की थ्योरी है, कोई बिहेवियर है, तो उनको भी आपको देखना होगा कि पहले की कोई थ्योरी है तो आप उनको भी देखिए कि किन कारणों से पिछले के पिछले साल जो है समस्याएं हुई थी। अब बात करें कि क्या कुछ विशेषताएं हो सकती है अनुसंधान की या शोध की, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि रिसर्च में यानी कि शोध में या अनुसंधान में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक तरीके की ये प्रक्रिया है जिसमें कलेक्ट किया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन, फिर आप उसका विश्लेषण करते हो, फिर उसका व्याख्यान करते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन का इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्यान करना, फिर आप कुछ सवालों के जवाब आपके सामने होते हैं, ठीक। बट टू क्वालिफाई एज रिसर्च, मतलब एक रिसर्च को क्वालिफाई करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, या आप उनको विशेषताएं भी कह सकते हो। क्या होते हैं, जैसे कि कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड वे में आपको रिसर्च करना होता है, रिगोरियस वे में आपको रिसर्च करना होता है, मतलब जो एक रिसर्चर होता है वो कठिन होना चाहिए, सख्त तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो लीनियंट होकर के रिसर्च कर रहा है। कंट्रोल्ड वे में उसको रिसर्च करना होता है, और एक सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, आलोचनात्मक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, व्यवस्थित तरीके से करना होता है, सिस्टमैटिक वे में करना होता है, वैलिडिटी के साथ में करना होता है, और वेरीफाई करके करना होता है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी हवा में रिसर्च कर लिया। इंपेरिकल होना चाहिए और क्रिटिकल होना चाहिए, मतलब कि वो प्रयोग सिद्ध होना चाहिए, उसमें आपका कुछ अनुभव होना चाहिए, और तार्किक होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई, थोड़ा सा इसको समझेंगे कि क्या है इसमें कंट्रोल का मतलब, क्या हुआ कि इन रियल लाइफ देयर आर मेनी फैक्टर्स, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर ये स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है, साइड में मेरी फोटो शायद दिख रही होगी आपको, ये पता नहीं, दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको समझा तो रही ही हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप मेरी बात को बस गौरतलब ध्यान से सुने। कंट्रोल का मतलब क्या है कि रियल लाइफ की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके आउटकम्स होते हैं। ऑब्वियसली आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो हर एक कर्म का एक फल है, तो हर एक फैक्टर का अपना एक आउटकम है, एक्शन का एक आउटकम है, ठीक। तो वही चीज है इसमें कि द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, ये किस तरफ इंप्लाई करता है, इंप्लाई का मतलब संकेत, ये किस तरफ संकेत करता है कि इन एक्सप्लोरिंग कैजुअलिटी इन रिलेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब कि जब आप दो के बीच का कुछ एक स्टडी कर रहे हो कि इन दोनों के बीच ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, जब आप इसके बारे में स्टडी करते हो तो आपके पास में होने चाहिए कुछ प्लान, और आपको ये देखना होगा कि ए फैक्टर का असर बी फैक्टर के ऊपर कितना हो रहा है, और बी फैक्टर का जो असर है वो ए फैक्टर के ऊपर में कितना हो रहा है, तो इन दोनों का जो असर है वो एक दूसरे के ऊपर में कितना है, आप कंट्रोल्ड वे में स्टडी करते हो। सो यू सेटअप ए स्टडी इन अ वे दैट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये समझिए कि रिमोट ले लें और बैटरी ले लें, या इन्वर्टर और बैटरी का कंसेप्ट समझिए कि बिना बैटरी के इन्वर्टर चल सकता है, नहीं चल सकता। तो ये दो अलग अलग फैक्टर हो गए, एक फैक्टर इन्वर्टर हो गया, एक फैक्टर आपकी बैटरी हो गई। तो बैटरी ना बनने से इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग पे क्या असर पड़ रहा है, आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, ठीक। अगर बैटरी बनना बंद हो गई तो इन्वर्टर की डिमांड भी आना बहुत कम हो जाएगी। भैया जब बैटरी ही नहीं आएगी तो इन्वर्टर लेके आदमी क्या करेगा, बैटरी का बैकअप ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इन्वर्टर को लेकर के। तो इन्वर्टर की जो डिमांड है या इन्वर्टर की जो खपत है वो उसकी बैटरी की वजह से है कहीं ना कहीं।
तो इसमें अगर एक चीज डिस्टर्ब होती है तो उसका जो असर है वो दूसरी चीज पे पड़ जाएगा। एक सेकेंड। यहाँ मेरी भी बैटरी जो है वो लो हो रही थी। बैटरी बैटरी करते करते बैटरी पे ध्यान आ गया मेरा। ठीक। तो ये एक बात है कि एक चीज का, एक वेरिएबल का जो असर है दूसरे वेरिएबल पे पड़ता है, और उसी से कंट्रोल कैसे होती है। मतलब अगर आपको इन्वर्टर की कीमतों को घटाना है या बढ़ाना है तो आप बैटरी की कीमतों को घटा करके बढ़ा करके उसकी कीमत पे असर डाल सकते हो। वही एक बात है। ठीक। दूसरा क्या है, रिगोरियस। रिगोरियस का मतलब होता है कठिन या सख्त। ठीक। जो भी एक रिसर्चर होता है उसको ईमानदार होना चाहिए, स्क्रप्लस होना चाहिए। स्क्रप्लस का मतलब क्या है, ईमानदार। ईमानदारी के साथ उन्हें रिसर्च करना चाहिए। सो यू मस्ट बी स्क्रप्लस इन इंश्योरिंग दैट प्रोसीजर्स फॉलोड टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस आर रेलिवेंट। जो भी एक जो रिसर्चर है जो कि अनुसंधान कर रहा है या शोध कर रहा है वो बड़ी ईमानदारी के साथ में प्रोसीजर को वो फॉलो करना चाहिए, ताकि जो भी आंसर को फाइंड आउट करना है, जो भी सवाल है, उनके अप्रोप्रिएट आंसर मिल सके, रेलिवेंट चीजें जो है उसके सामने आ सके और वो जस्टिफिएबल हो। है ना, ऐसा नहीं कुछ हवा में सारी चीजें नहीं, एकदम जस्टिफिएबल हो। अगेन द डिग्री ऑफ रिगर मतलब ईमानदारी जो है उसकी वेरीज मार्केटली बिटवीन फिजिकल एंड सोशल साइंसेस एंड विद इन द सोशल साइंसेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बड़े ईमानदारी के साथ में आप रिसर्च करिए और अप्रोप्रिएट तरीके से करिए, रेलिवेंट तरीके से करिए, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, ताकि आपके आंसर जो है वो सही हो, न्याय संगत हो, तार्क संगत हो। सिस्टमैटिक वे में सारी चीजों को आपको करना है। कुछ लॉजिकल सीक्वेंस है या कुछ प्रोसीजर होते हैं रिसर्च को करने के, वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। आपको अव्यवस्थित तरीके से चीजों को नहीं करना है। द डिफरेंट स्टेप्स कैन नॉट बी टेकन इन द हैजार्ड वेज। हैजार्ड का वेज का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित, ठीक है, थोड़ा सा आप मतलब देख लेना, अव्यवस्थित तरीके से। सो हैफाजर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को अव्यवस्थित तरीके से करते हो, मतलब कि इनअप्रोप्रिएट वे में। ये बात एक हो गई। वैलिड एंड वेरीफिएबल, जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें आप कर रहे हो वो वैलिड होनी चाहिए और वेरीफेबल होना चाहिए, कि मतलब आप उसको वेरीफाई कर सको बाद में, और कोई और भी अगर उस पर शोध करता है तो वो भी उसको वेरीफाई कर सके। कहने का मतलब क्या है कि सही चीज की आपकी फाइंडिंग करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक। सो द कंसेप्ट इंप्लाइज दैट वट एवर यू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग, अपनी फाइंडिंग के आधार पर जो भी आप कंक्लूड कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सही चीज आप कंक्लूड करिए और आप वेरीफाई करिए, और अगर कोई और उस पर शोध करता है बाद में तो वो भी वेरीफाई कर सके। इंपेरिकल होना चाहिए। इंपेरिकल होना चाहिए का मतलब क्या, कि वो बिल्कुल प्रयोग सिद्ध तरीके से होना चाहिए, या आप जो भी कर रहे हो उसमें आपका खुद का अनुभव कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो वो चाहे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, चाहे आपने ऑब्जर्वेशन किया हो, या आपने कुछ सोर्सेस से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की हो। सो इट मीन्स दैट एनी कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो, दैट आर बेस्ड अपॉन हार्ड एविडेंस, उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं ही अगर अपनी बात करूं तो अपने चैनल पे बहुत सारी चीजों को मैं आपको बताती हूँ, तो चीजों को बताने के बाद एक एविडेंस दे देती हूँ कि भैया अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो ये एक बात है, इस वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि यूजीसी नेट आपका पोस्टपोन होने की संभावना है, सिर्फ संभावना की बात है कि कोई नोटिस नहीं आई है, बट एक बात है कि लग रहा है, और सारे स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये एक बात आ रही है, तो ये बात क्यों है, ये कहने का मतलब क्यों है, ये कहने का सिर्फ एक बात ये है कि जो एक मेरे पास जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के आधार पे बात हो रही है। तो आप चाहो तो उसको खुद से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, तो एक एविडेंस है, एक साक्ष्य है, एक आपके पास में प्रूफ है। तो वही चीज है। तो आप जो भी चीजें करिए सेल्फ रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे करिए, ऑब्जर्वेशन करके करिए। ठीक। मैं भूल गई किसी एक दो चीजों को बंद करना जिसकी वजह से आ रहे हैं कुछ कुछ मैसेजेस दिखने में। ठीक है, अवॉइड करिएगा उनको। सो क्रिटिकल स्क्रूटनी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम का लिंक लिया है ना, तो जिनको लिंक्स मिल रहा होगा वो क्लिक कर रहे होंगे और वो मैसेजेस भी कर रहे हैं, वो नहीं के मैसेजेस बीच बीच में पॉपअप हो रहे हैं। ठीक। सो अब क्या है इसमें,
कि क्रिटिकल की बात करें तो क्रिटिकल स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर को आप प्रक्रिया जो भी अपना रहे हैं उसकी क्रिटिकल आप स्क्रूटनी करें, जांच उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड द मेथड एम्प्लॉयड इज क्रूशियल, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं अपने शोध में वो क्रूशियल है रिसर्च इंक्वायरी करने के लिए। आगे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फुल प्रूफ, जो भी एक आप खोज का एक प्रोसेस अपना रहे हैं जानकारी का, या आप बोल सकते हैं इंक्वायरी करने का, जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं वो फुल प्रूफ होना चाहिए और उसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं होने चाहिए, या हो तो मतलब अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि कोई ड्रॉबैक्स उसमें ना हो। द प्रोसेस adopted and the procedure used must be able to withstand critical scrutiny, जो भी प्रोसेस को आप अडॉप्ट करें या जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करें वो क्रिटिकली स्क्रूटनी वाइज होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी गलती कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत ही सावधानी से आपको सारे प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है, सारे प्रोसीजर्स को आपको देखना है। अब आगे है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रिसर्च का यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता का क्या प्रकार है, क्या क्लासिफिकेशन है। आज वाले सेशन में हम एक ही क्लासिफिकेशन को समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आप पढ़ लोगे, क्योंकि अभी करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज भी, तो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगी इंफॉर्मेशन। तो आज समझेंगे हम, पहले तो ये समझिए कि कितने कितने टाइप्स हैं एंड वर्गीकरण जो हुआ है शोध का या अनुसंधान का वो कितने प्रकारों में हुआ है। तो कुल 6 प्रकारों में हुआ है और जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो पॉइंट नंबर 2 से आता है। ठीक, अब देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण किया है या प्रकार बोल सकते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन के आधार पर या आउटकम के आधार पर अनुसंधान का क्लासिफिकेशन हुआ है। तीसरा है कि लॉजिक के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है या प्रकार बताए गए हैं अनुसंधान के। फिर है प्रोसेस के आधार पर, फिर इंक्वायरी के आधार पर और आइडिया या कंसेप्ट के आधार पर। तो जब हम उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान का या शोध का एक वर्गीकरण करते हैं तो 5 प्रकार, 5 चीजें आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक तरीके से, उद्देश्य की बात हो रही है, कोरिलेशन माने कि सहसंबंधी तरीके से, एक्सप्लेनेटरी मतलब व्याख्यात्मक तरीके से, एक्सप्लोरेटरी का मतलब खोजपूर्ण तरीके से, या प्रयोगात्मक तरीके से, एक्सपेरिमेंटल तरीके से। फिर जब आउटकम की बात करें या एप्लीकेशन की बात करें तो प्योर, फंडामेंटल या बेसिक, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, कहीं आपको ये मिल जाएगा प्योर, कहीं फंडामेंटल मिल जाएगा, कहीं बेसिक मिल जाएगा, जिसको आप बोलते हैं मौलिक अनुसंधान। फिर अप्लाइड या व्यवहारिक बोल सकते हैं, या लागू भी बोल सकते हैं, या व्यवहारिक अनुसंधान बोल सकते हैं, दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। फिर तीसरा है लॉजिक के आधार पर, तो डिडक्टिव है मतलब निगमनात्मक, और इंडक्टिव यानी कि अधिष्ठापन। प्रोसेस के आधार पे क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। फिर है आपका स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, ये है इंक्वायरी मोड के आधार पर, जिसको आप बोलते हैं संरचित या असंरचित। फिर है आइडिया या कॉन्सेप्ट के आधार पे, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल या इंपेरिकल। कॉन्सेप्चुअल में क्या आ जाता है, वैचारिक या इंपेरिकल। शायद नीचे वाला छठा पॉइंट आपको ना दिख रहा हो तो छठा पॉइंट मैं आपको बता देती हूं कि छठा पॉइंट है आइडिया और कंसेप्ट। छठा पॉइंट है आइडिया और कंसेप्ट। अब इसके अंदर में 2 चीजें हैं, आइडिया और कंसेप्ट के अंदर में 2 चीजें हैं, संभवतः आपको ना दिख रहा हो, इस वजह से मैं आपको यहां पे लिख दे रही हूं, कंसेप्चुअल या इंपेरिकल दूसरा है। ठीक, कंसेप्चुअल को बोलेंगे क्या, वैचारिक, इंपेरिकल को बोलेंगे प्रयोग सिद्ध तरीका। तो ये कुछ 6 तरीके हैं, 6 प्रकार हैं, और 6 प्रकार के अंदर भी सब टाइप्स हैं। ठीक, या सब वर्गीकरण बोल सकते हो, सब क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो प्योर एंड अप्लाइड से पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, या तो फिर इसे डिस्क्रिप्टिव से पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, ये 4 हैं जिनसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब समझो आज के सेशन में समझेंगे प्योर वाला और अप्लाइड वाला, मतलब कि जो आपका ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 वाला समझेंगे ये वाला, बाकी का जो ये 1 2 3 4 और 5 है वो नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, क्योंकि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करनी है, फिर आपको बहुत ज्यादा चीजें बाउंस जाएंगी। ठीक, सो प्योर, फंडामेंटल, बेसिक, ये तीनों एक ही है, जिसको आप बोलते हो मौलिक अनुसंधान। प्योर रिसर्च में क्या है, इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, परिकल्पना, हाइपोथेसिस को बोलते हैं परिकल्पना। जब आप थ्योरीज को और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो,
दैट आर इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से चैलेंजिंग टू द रिसर्चर, जो एक रिसर्चर के लिए बौद्धिक रूप से चैलेंजिंग होती है। ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, नॉन प्रैक्टिकल भी हो सकता है। मे और मे नॉट हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है कि जिन चीजों के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, मतलब प्योर रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, वो प्रैक्टिकल में हो, मतलब प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में लोग उसको अप्लाई ही करें या वो व्यवहारिक ही हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। सो जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नॉलेज। द नॉलेज प्रोड्यूस थ्रू प्योर रिसर्च इज सॉट इन ऑर्डर टू एड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च मेथड। जो रिसर्च का मेथड है या जो रिसर्च की प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसमें कुछ एक नया चीज को एड ऑन करना या नई नॉलेज को एड ऑन करना, मात्र इतना काम होता है फंडामेंटल रिसर्च का। मतलब किसी टॉपिक के बारे में जब आप बेसिक सा कुछ रिसर्च करते हो, बेसिक सा आप कोई चीज पता करते हो कि जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें इन्हांसमेंट हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा समझिए कि आप स्टडी कर रहे हो एक टॉपिक के ऊपर में। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि अल्कोहल का कंजम्पशन इंडिया में कितना है। बस सिर्फ जब आप इसी टॉपिक के बारे में स्टडी करें और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप किसी एक टॉपिक के बारे में जब एक स्टडी कर रहे हो ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या उस टॉपिक के बारे में जो नॉलेज है वो इन्हांस हो सके। आपने स्टडी किया कि भाई जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो इंडिया में कितना है, या अल्कोहल के कंजम्पशन से ब्रेन दिमाग पे कितना असर पड़ता है। आप एक टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हो कि आपको जानना है, कुछ नए फैक्ट्स को आपको पता करना है। या आप बोल सकते हो कि आप एक स्टडी कर रहे हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो कि महिलाओं और पुरुषों में ज्यादातर दोनों में से किनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का लेवल दोनों के बीच में ज्यादातर किन्हें होता है। आप एक स्टडी कर रहे हो, आप कुछ जानना चाहते हो, शोध कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। या तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपके आसपास पड़ोस किसी क्षेत्र में फसल अच्छी नहीं हुई है, एग्रीकल्चर क्रॉप जो है, कृषि अच्छी नहीं हुई है इस साल, तो आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हो कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हमारी जो फसल है वो इस बार अच्छी नहीं गई। तो जब आप एक बेसिक स्टडी करते हो ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो सके, बस यही है प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च। प्योर स्टडी करना, प्योर रिसर्च करना, कुछ नहीं, आप कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी कर रहे हो आप। ठीक। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, जब आप जो समस्या है जो स्टडी कर रहे हो उसके कारणों को जानने के बाद उसमें कुछ एप्लीकेशन भी कर रहे हो। जैसे कि अभी तो हम समझेंगे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पहले आप बात को सुनिए। जैसे कि आपने स्टडी किया कि आपके क्षेत्र में जो इस बार की कृषि है, जो एग्रीकल्चर हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, आपने स्टडी किया, बिल्कुल ये आ गया फंडामेंटल के उसमें कैटेगरी में। क्या कारण थे कि जिनकी वजह से ये गड़बड़ी हुई। अब आप उन कारणों पे जब काम करना शुरू कर दोगे, अप्लाई करना शुरू कर दोगे, जैसे कि आपने बोला कि भाई खाद की कमी की वजह से खेती अच्छी नहीं हुई या फसलें खराब हो गई या पानी की कमी की वजह से हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आप बता रहे हो कि अगर पानी इस क्षेत्र में दिया जाएगा या इस तरीके का खाद दिया जाएगा तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का सल्यूशन बता रहे हो उनको। जब आप सल्यूशन पे बात करोगे, ठीक, जब आप बात करोगे उनकी समाधान की, तो वो आ जाएगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो हो जाएगा अप्लाइड। आप उसको अप्लाई कर रहे हो, आप उसको व्यवहार में ला रहे हो। बात समझ में आई? ठीक। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई समस्या है, किसी सरकार के पास में कोई समस्या है, ठीक, कि शिक्षा का जो दर है या स्तर है वो ऊंचा नहीं हो रहा है। तो आपने स्टडी किया कि भाई शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा नहीं है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो हमने देखा कि भैया जो शिक्षा का जो स्तर है वो अगर इसी तरीके से रहा और हमने कुछ उसमें नई एक शिक्षा नीति नहीं लेके आए तो आने वाले सालों में हम लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा मतलब जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो लूज कर देंगे। आपने स्टडी किया तभी तो पता चला ना, एनएएस ने, नेशनल असेसमेंट सर्वे ने ये स्टडी किया, एनसीईआरटी ने कराया था ये सर्वे। सर्वे किया, शोध किया, पता चला हमें कि प्रॉब्लम क्या है। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने तुरंत नीति बनाई, पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना करके बोला कि भाई ये चीजें करो, फ्री कर दो एजुकेशन, टारगेट ये सेट कर दो, सारी इंस्टीट्यूशन को बोलो ये फॉलो करने के लिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन को बोलो, सारी यूनिवर्सिटीज को बोलो फॉलो करने के लिए। वो अप्लाइड रिसर्च में चला गया कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शनिंग करी जा रही है। समझ में आई बात? इससे बेहतर तरीके से आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपका ही टॉपिक है, मतलब यूनिट 10 का ही टॉपिक है।
बात समझ में आ गई? अब जो मैंने आपको चीजें बताई वही स्क्रीन पे लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है स्क्रीन पर। हिंदी वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है हिंदी लिखना करना, बट ठीक है। हिंदी वालों को छोड़ दो तो ऐसा लगता है कि मैम हिंदी कहाँ है, दिख नहीं रही है हिंदी, है ना? तो सड्डा हक इत्थे रख वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च क्या है? सो अप्लाइड रिसर्च जो मैंने बताया अब उसी को समझो इस लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश टर्म्स में, इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मतलब आप सॉल्व करते हो किसी स्पेसिफिक या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, चाहे आप कोई नई नीति, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, चाहे आप कोई नई पॉलिसी लेकर के आओ, चाहे प्रशासन संबंधी कुछ चेंजेस करो, या आप कोई फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करो, मतलब एक जो नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, आप उनको समझो और उनका समाधान निकालो। ये एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। अब एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव ये आपका रिसर्च का एक दूसरा टाइप है जो हमने यहाँ पीछे देखा था। देखो ये है ना एक्सप्लोरेटरी, और आपका क्या था डिस्क्रिप्टिव, ये आपका उद्देशात्मक। जब हम लोग पढ़ेंगे उद्देशात्मक अनुसंधान तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वर्णनात्मक और खोजपूर्ण तरीका भी हो सकता है आपका, ठीक। तो ये एक तरीके से आप बोले कि आप वर्णनात्मक भी हो सकता है ये, या खोजपूर्ण भी हो सकता है। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डन ऑन बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। ये हमेशा बेसिक रिसर्च के आधार पे होता है, मतलब कि जो फंडामेंटल रिसर्च जब आप करते हो तो किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आप बेसिक सी इंफॉर्मेशन निकालते हो। तो आप किसी चीज का समाधान तो तभी निकाल सकते हो जब आपको समस्या पता हो। समस्या हम किस चीज में पता करते हैं? समस्या हम फंडामेंटल में पता करते हैं। फंडामेंटल में सिर्फ हम समस्या के बारे में पता करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं अप्लाइड में, रिसर्च में, ठीक। तो हमेशा अप्लाइड रिसर्च को करने के लिए आपके पास में फंडामेंटल रिसर्च पहले करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पहले आप अप्लाइड करोगे, पहले सॉल्यूशन निकालोगे फिर प्रॉब्लम करोगे, नहीं, पहले प्रॉब्लम जानोगे फिर सॉल्यूशन निकालोगे। प्रॉब्लम किसमें जान रहे हो? फंडामेंटल में। सॉल्यूशन किसमें निकाल रहे हो? अप्लाइड में। समझ में आ गया? बस आगे देखो। अप्लाइड रिसर्च कैन बी कैरीड आउट बाय एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन। ये जो अप्लाइड रिसर्च है इसको आप एकेडमिक्स भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन भी किया जा सकता है, मतलब कि शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थानें दोनों ही कर सकती हैं। ऑफन अगर देखा जाए, अक्सर देखा जाए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटी विल हैव अ स्पेसिफिक अप्लाइड रिसर्च प्रोग्राम। में देखा जाए तो जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें, यूनिवर्सिटीज में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ही चलाया जाता है अप्लाइड रिसर्च के लिए। मतलब कि आप इसी टॉपिक पे ही रिसर्च करिए, जिसको फंड भी दिया जाता है। इंडस्ट्रियल पार्टनर्स होते हैं उनके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को, जिनका काम ही होता है कि आप सर्च करो कि प्रॉब्लम क्या है, सर्वे करो, ये सारी चीजें, ठीक। अब वही सारी चीजें हिंदी में यहाँ लिखी है, इसको पढ़ लेना। अब देखो बेसिक और अप्लाइड क्या है मैंने आपको समझा दिया है, बट एक क्विक देख लो। पर्पस क्या है बेसिक का? कि आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, एंड चाहे बिजनेस में चाहे मैनेजमेंट में। यहाँ पे क्या है, आप क्या करते हो, उनका पर्पस इंप्रूव करनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन निकाल रहे हो। जब प्रॉब्लम की बात होगी तो अप्लाइड की बात हो जाएगी, ठीक है। जब नॉलेज की बात होगी तो बेसिक रिसर्च के बारे में बात हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट है क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड इट्स रिलेशनशिप आउटकम। इसका क्या है? रिजल्ट टू सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जब जब भी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की बात होगी तो इनकी बात हो जाएगी। फाइंडिंग सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू टू द सोसाइटी इन जनरल। आप कोई जब एक महत्व की बात करते हो किसी सोसाइटी में, या वैल्यू की बात करते हो सामान्य स्तर पे, तो बेसिक की बात आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल रेलिवेंस या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान के बारे में, या किसी समस्या के बारे में समाधान निकालते हो प्रैक्टिकल, तो वो आ जाता है अप्लाइड में। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, अंडरटेकन बाय पीपल बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटीज में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर इस तरीके का रिसर्च करते हैं। और इसमें क्या है? अंडरटेकन बाय पीपल बेस्ड इन वैरायटी ऑफ सेटिंग इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज। में यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगे, दोनों ही चीजें हैं। अब बेसिक रिसर्च में क्या है? चॉइस ऑफ टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय रिसर्चर। जिसमें जो रिसर्चर होता है, जो शोधक होता है, जो रिसर्च करता है, वो टॉपिक को चूज करता है और उद्देश्य भी वही चूज करता है। इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव्स नेगोशिएटेड विद ओरिजिनेटर। जो बोलेगा कि ये टॉपिक पे हमें सर्च करके बताओ, ओरिजिनेटर जो एक शुरुआत करने वाला होगा उस टॉपिक के बारे में, वो आपको बताएगा कि भाई ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप ये काम पे रिसर्च करो, शोध करो। फ्लेक्सिबल टाइम स्केल होते हैं इसमें, कि आप आज करो, कल करो, परसों करो, फ्लेक्सिबल, आपकी मर्जी। यहाँ पे टाइमलाइन होती है, टाइट टाइमलाइंस होती है, इतने टाइम में करके दो, इतने टाइम में। क्यों?
क्योंकि इसमें संस्थान होती है और उसमें यूनिवर्सिटीज, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, तो उनका डेडलाइन होता है कि इतने वक्त में हमें ये करना है। एक्शन रिसर्च क्या है? देखो, एक वर्ड जब हम अप्लाइड पढ़ते हैं और जब फंडामेंटल पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है एक्शन रिसर्च, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में सवाल भी आता है। तो एक बार हम एक्शन रिसर्च क्या है इसको भी समझेंगे, फिर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो एक्शन रिसर्च क्या है? मींस जब आप कोई भी चीज करके सीखते हो, लर्निंग बाय डूइंग, जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकली करके सीखते हो। एक्शन जो रिसर्च है, ये टर्म 1940 में आया था बाय कर्ट लेविन। कर्ट लेविन एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि जर्मन अमेरिकन थे। इन्होंने इस टर्म को पहली बार लाया था, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च काफी हद तक अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड है, तो एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन एक्शन रिसर्च से भी आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला, किन्होंने, कर्ट लेविन ने क्या बोला, इफ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स रियली आर, जस्ट ट्राई टू चेंज देम। अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज कैसी है, किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप उसको बदलने का प्रयास करो। जब आप उसको बदलने का प्रयास करोगे ना, तो उस प्रक्रिया में, उस प्रयास में अब बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि वो चीज क्या है एक्चुअली में। ठीक, सो एक्शन जो रिसर्च है रिफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव। इसमें मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, खोज होती है, विश्लेषण होता है, एनालिटिकल होता है, और काफी सारे इसमें रिसर्च मेथड्स आ जाते हैं। इनको डिजाइन किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा सके, मतलब प्रॉब्लम्स को या वीकनेस को, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको हम डायग्नोस कर सके, मतलब पता कर सके। ठीक है, कि बीमारी कहाँ है, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है ना, कहाँ बीमारी है, हार्ट में प्रॉब्लम है, सांस कितनी ऊपर जा रही नीचे जा रही है ना। तो डायग्नोस करने का मतलब क्या है कि जब आप किसी समस्या के बारे में, जब आप उसको पता कर रहे होते हो। ठीक, एंड हेल्प रिसर्चर टू डेवलप प्रैक्टिकल सोल्यूशन। एंड रिसर्चर को हेल्प किया जा, मतलब होता है ताकि वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन, व्यवहारिक जो सोल्यूशन है उसको डेवलप कर सके। टू एड्रेस देम क्विकली एंड इफिशिएंटली, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनको क्विक तरीके से, जल्दी और प्रभावी तरीके से उनका समाधान किया जा सके। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या है, इवैल्यूएटिव इवैल्यूएटिव है, इन्वेस्टिगेटिव एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड। क्यों डिजाइन किया जाता है? ताकि प्रॉब्लम को आप डायग्नोस कर सको। इट मे ऑल्सो बी अप्लाइड टू प्रोग्राम्स और एजुकेशनल टेक्निक्स। ये कुछ कुछ प्रोग्राम्स में भी अप्लाई किया जा सकता है, एंड शिक्षा में कुछ तकनीकों में भी अप्लाई किया जा सकता है। दे आर नॉट नेसेसरली एक्सपीरियंसिंग एनी प्रॉब्लम्स, बट दैट रिसर्चर सिंपली वांट टू लर्न अबाउट मोर मोर द टेक्निक्स एंड इम्प्रूव द नॉलेज। मतलब रिसर्चर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीजें करता है। अब करेंगे कुछ सवाल। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, सवाल को देखिए, पॉसिबल क्या इसका जवाब है वो बताएं। ठीक है, पहला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, रिसर्च क्या है? शोध या अनुसंधान क्या है? एक पर्पसफुल या सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, उद्देश्यात्मक और बोल सकते हो सिस्टमैटिक क्रिया, कंडक्टिव फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए किया जाता है, कंडक्टेड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज। रिसर्च सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल इश्यूज को समाधान निकालने के लिए या प्रैक्टिकल इश्यूज के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए किया जाता है, या रैंडम होता है, अनप्लान्ड होता है, अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। मतलब हम कभी भी सोते जाते उठते बैठते बैठते कभी भी रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। क्या लग रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर मुझे आप दीजिए, पोल में दीजिए मुझे इसका आंसर, या उसमें भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पर्पसफुल होता है, एक उद्देश्य होता है, और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। ऐसी हवा में नहीं करते रिसर्च, समय लगता है। इसीलिए आपको रिसर्च करने के लिए जो एनटीए है, सॉरी यूजीसी है, वो पैसा देती है 35,000 रुपए, या जो भी है, बढ़ गया है वो होगा उनका स्टाइपेंड। तो ठीक है, तो आप जब किसी फील्ड में रिसर्च करते हो तो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ऑल गुड रिसर्च एम्स एट व्हाट? जितने भी एक गुड, अच्छे रिसर्च होते हैं, अच्छा अनुसंधान होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, डेवलपिंग जनरलाइजेशन थियोरीज एंड प्रिंसिपल, आप कुछ सिद्धांत को डेवलप करना चाहते हो, कोई नई थियोरी लाना चाहते हो, या कोई सामान्यकरण, कुछ एक नया कंसेप्ट, नई थियोरी, कुछ नया जनरलाइजेशन, कुछ नया लाना चाहते हो, नया कंसेप्ट लाना चाहते हो, या आप प्रॉब्लम
सॉल्व करना चाहते हो या इनमें से कुछ भी नहीं? रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किस चीज के लिए होता है? जब आप रिसर्च करते हो तो क्या करते हो? रिसर्च जब भी करी जाती है तो हम इसलिए रिसर्च करते हैं ताकि हम कुछ नया ऐड ऑन कर सकें, कुछ नए सिद्धांत, नई थियोरी, नया कंसेप्ट कुछ नया ला सके, जिनसे कि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी तो है ही है, सोसाइटी का बेटरमेंट तो हो ही सकता है, और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, दोनों ही चीजें हैं, ठीक। बट रूटीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये एम नहीं है। बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी ये एक हो सकता है, बट ये इसके अंदर में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो जो बेस्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी। थियोरी को लाना, प्रिंसिपल्स को लाना, जनरलाइजेशन को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोरी इज डिफाइंड एज व्हाट? सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट, लॉ लाइक जनरलाइजेशन, बोथ या नन ऑफ द अबव? इसमें से क्या है राइट आंसर? मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। राइट आंसर है इसका सी, दोनों है। सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट, थियरी में दोनों चीजें होती हैं, और इसमें कुछ जनरलाइजेशन के लिए नियम कानून लॉ भी होते हैं। ये आया हुआ सवाल है 2006 में, काफी इंपॉर्टेंट है। 2006 में नहीं, इसके बाद में भी कई बार कई कई शिफ्ट में पूछा है। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, रिसर्च जो है अनुसंधान है वो किनके द्वारा किया जा सकता है? हु हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्टडी किया है, या जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, या जिनके पास में सोचने की एक अच्छी क्षमता है, या तार्किक गुण है जिनके अंदर में, वो कर सकते हैं, या जो एक हार्ड वर्कर है वो कर सकते हैं। क्या है इसका राइट आंसर? जिन्होंने स्टडी किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी वो, या जिनके पास में पीजी की डिग्री का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा हो जाए तो फिर कोई रिसर्च ही ना कर पाए। हार्ड वर्कर भी नहीं, कोई हमें क्या दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी करनी है रिसर्चरों की कि हार्ड वर्कर होने चाहिए। ए और सी में से क्या लग रहा है? ऐसे 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 ऑप्शंस दे देते उसमें। हैज स्टडीड रिसर्च मेथड, मतलब जिन्होंने मेथड नहीं पढ़ा है क्या वो रिसर्च नहीं कर सकते? भाई हमको रिसर्च करना है तो हम बाद में भी मेथड पढ़ सकते हैं, मेथड पढ़ के भी कर सकते हैं, स्टडीड प्रॉपर क्लास में अगर पढ़ा है तो ही कर सकते हैं। सी हो जाएगा। आपके पास में अगर रीजनिंग एबिलिटी है, तार्किक शक्ति या क्षमता है, और आप सोचने के मेंटली कैपेबल हो, तो आप मेथोडोलॉजी भी सीख जाओगे और आप सही प्रॉपर वे में रिसर्च कर सकते हो। अगला सवाल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट है, नॉट करेक्ट पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन 1997 में आया था। अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल रीड पर्सन, एक शोधक से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक सही तरीके से पढ़ने वाला, सही तरीके से पढ़ सके। वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, एक जो शोधक है वो दूसरे शोधकों का जन्मदाता होता है, ऐसी बात बोली जा रही है। या ऑल रिसर्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, शोधक होते हैं, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। चौथा है, अ गुड रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, जो अच्छा रिसर्चर होता है वो एक अच्छा व्यक्ति होता है। सवाल ध्यान समझना, नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है ये नहीं पूछा है, पूछा है कौन सा गलत है। ऑप्शंस दे मुझे, राइट आंसर करे मुझे इसका। देखो मेरा लाइव जो है सेशन वो बहुत मैं लाइव करने की कोशिश कर रही थी, बट लाइव हो नहीं पा रहा था क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो हाँ, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, बट आपके जो आंसर्स हैं अपोल्स हैं, जब आप देते हो आंसर तो उस टाइम पे मैं लाइव रहती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं ही जवाब भी देती हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है कि जब ये सेशन चल रहा है तो मैं नहीं हूँ, बस आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं प्रॉपर आपके कमेंट्स को देख रही होती हूँ, प्रॉपर आपको रिप्लाई कर रही होती हूँ। क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं अच्छा है तो मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं कब ठीक होगा ये, जवाब दीजिए इसका। इसलिए मैं प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, इमेजिन करके चल रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे होगे। एनीवेज चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। एक रिसर्चर अच्छा पर्सन हो इस बात से कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल रीड करने आना चाहिए उसको, और एक अच्छा रिसर्चर जो होता है बहुत सारे और भी
शोधकों को जन्म देता है, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिलती है और हमेशा जो रिसर्चर होता है कुछ ना कुछ जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च इज व्हाट, की मतलब कि जो शोधक की या रिसर्च की अनुसंधान की इसमें से इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी या नन ऑफ द अबव? जनरलाइजेबिलिटी है, रेप्लिकेबिलिटी है या यूजेबिलिटी है? क्या हो सकता है? इसका मुझे आपको हिंदी में वैसे देना चाहिए था ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको। रेप्लिकेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही है, रिसर्च की विशेषता पूछी जा रही है। ऑप्शन बी सही होगा। जनरलाइजेबिलिटी होना चाहिए, जनरलाइज किया जाए, मतलब कि आप सामान्यकरण की बात कर रहे हो। ठीक, एक सामान्य थ्योरी की बात करें, कंसेप्चुअल की बात करें, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज स्पेसिफिकली रिक्वायर ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉज फ्रॉम द डेटा गैदर्ड फॉर द पर्पज? ठीक है, इसमें से वो कौन सा जो रिसर्च है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें से जितने भी रिसर्च दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि डिस्कवर करना है फैक्ट्स एंड कॉज? ठीक है, इफेक्ट एंड फैक्ट्स एंड कॉज वाली बात है कि क्या फैक्ट है, उसका कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। फ्रॉम द डेटा गैदर्ड, जो भी डेटा उसने गैदर्ड किया है उसे वो डिस्कवर करता है क्या? फैक्ट एंड कॉज। फैक्ट एंड कॉज की बात हो रही है, या इफेक्ट एंड कॉज भी बोल सकते हो या फैक्ट एंड कॉज भी बोल सकते हो। क्या इसका आंसर होगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च या एक्शन रिसर्च? वैसे इस सवाल को आज हमने नहीं किया है तो आप शायद जवाब दे पाओ या ना दे पाओ, बट ठीक है, ये एड ऑन क्वेश्चन है। जब कल हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे सही तरीके से। एक्शन रिसर्च नहीं है, फैक्ट एंड कॉज की बात हो रही है। फैक्ट एंड कॉज, क्वांटिटेटिव रिसर्च सही हो जाएगा। हमने पढ़ा नहीं है तो चलो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि इसका आंसर आप सही दोगे मुझे, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आपने अटेम्प्ट किया, गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेन अप्रोचेस ऑफ रिसर्च आर व्हाट? दो मेन अप्रोच हैं रिसर्च के, क्या है वो? डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, सर्वे एंड क्वेश्चनायर, सैंपल एंड डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दो मेन अप्रोच क्या है रिसर्च के, ये आपको बताना है। रिसर्च के दो अप्रोच क्या है, मेन अप्रोच? ठीक है, बताइए मुझे। राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, राइट आंसर है डी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और क्वांटिटेटिव। ठीक, ये हैं आपके मेन अप्रोच रिसर्च के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक, नेक्स्ट सवाल कि फंडामेंटल रिसर्च, प्योर या बेसिक जो हमने आज पढ़ा था, इज यूजुअली कैरीड आउट इन व्हाट, वेयर, कहाँ होता है? जो फंडामेंटल रिसर्च होता है ज्यादातर कहाँ होता है? क्लासरूम में होता है, फील्ड में होता है, लेबोरेटरी में होता है या सोशल सेटिंग में होता है? बताएं मुझे इसका आंसर कहाँ होगा। फंडामेंटल रिसर्च ज्यादातर कहाँ होता है? फंडामेंटल रिसर्च कहाँ ज्यादातर होता है? फंडामेंटल रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट इन क्लासरूम, फील्ड सेटिंग, लेबोरेटरी कंडीशंस या सोशल सेटिंग्स। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, कहाँ होगा? ऑप्शन सी, लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रिसर्च दैट अप्लाइज, देखो अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, मैं मान सकती हूँ, परेशान मत होना कि मेरे आंसर गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, गलत हो रहे हैं तो सही होने के लिए ही तो गलत हो रहे हैं ना, एग्जामिनेशन में सही होंगे इसीलिए अभी गलत हो रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में सही करना है आपको। द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड क्या था? द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is what? कि मतलब कि ऐसे रिसर्च जो कि अप्लाई किए जाते हैं ऐसे लॉ के ऊपर में एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, जब आप फील्ड स्टडी करते हो, टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज, ताकि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो सके, प्रॉब्लम के बारे में आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सको।
ये कौन सी रिसर्च के अंदर में आता है? जब आप फील्ड स्टडी करते हो, क्या? द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी जब आप करते हो टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक। एक एड ऑन क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा शुभ कार्य करते हैं, तो इसलिए 11 नंबर का क्वेश्चन रखा था हमने। एक्शन रिसर्च क्या है? ये आया है क्वेश्चन 2009 में। एक्शन रिसर्च इज व्हाट? एक्शन रिसर्च क्या है? एन अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च, या अ रिसर्च कैरी आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। एक ऐसा रिसर्च जिसको कैरी आउट किया जाता है जिससे कि आप इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ए सिमुलेटिव रिसर्च। डी बिल्कुल नहीं है, सी भी नहीं है। ए और बी में से मुझे बताएं इसका क्या सही आंसर होगा। अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च, या रिसर्च कैरीड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। ऐसे रिसर्च जिनको करके आप इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका मैंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है आज ये एक्सप्लेनेशन के दौरान। चलिए इस आंसर को मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि ये पता रहे कि आपने इस सेशन को देखा, कितने बेहतर तरीके से समझा। मैं इसका आंसर आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। सो सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में एकदम प्रॉपर तरीके से। पीडीएफ आज के सेशन की मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेंशन वाली बात अब बिल्कुल भी नहीं है। जो एक बात मैं आपको कहने वाली थी कि मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी, वो ये कि देखिए, जब आपको ये पता हो कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, आपको ये एक बार पता चल गया तो रास्ता आप निकाल लोगे, ठीक। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मंजिल कहाँ है, जाना कहाँ है, और आपको रास्ता ही नहीं पता है जाने का, तो कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, दुविधा होगी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इस टर्म में आप समझिए, आपको पता है कि आपको यूजीसी नेट निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालोगे? मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देख करके रिलेट करके आपको समझाती हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि आपके दोस्त का कोई घर है, ठीक है। आपकी दोस्त ने, आप अपने दोस्त के घर कभी नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। आपको पता ही नहीं है रास्ता कहाँ है। ये पता है, उसने एड्रेस दे दिया है आपको कि भैया ये एड्रेस है, आ जाओ, ये मेरा पता है, आ जाओ। अब पता ही नहीं है रास्ता कहाँ है, तो क्या करोगे? निकल जाओगे अपने घर से, उसके घर तक पहुंचने तक में 50 लोगों से पूछोगे कि भैया ये वाली बिल्डिंग कहाँ है, ये वाला रोड कहाँ है, ये वाला घर कहाँ है। वैसे ही आपके साथ में हो रहा है। आपके पास में यूजीसी वालों ने सिलेबस दे दिया है कि ये सिलेबस है, पढ़ लो, इसी में से आएगा एग्जामिनेशन में, इसी में से आएगा एग्जामिनेशन में, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला है। अब आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, पता ही नहीं है कि किस तरीके से कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप भटकोगे, पूछोगे। कहाँ पूछोगे? यूट्यूब पे जाकर के तमाम चैनल्स को देखोगे, जाकर के सर्फिंग करोगे, सोचोगे बुक से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जो ही मिलेगा उसी से पूछने लग पड़ोगे कि भाई क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा, ठीक। रास्ता ही नहीं पता है ना। अब दोस्त का घर पता नहीं है तो 10 बार 20 बार पूछोगे ना, तब तो कहीं जाकर के दोस्त के घर पहुंचोगे। दिमाग लगाओ, गूगल मैप लगाओ, डायरेक्टली लोकेशन डालो और पहुंच जाओ। ऐसे ही पढ़ाई करनी है। दिमाग लगाओ और डायरेक्टली जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। सिलेबस पता है, अब भटको मत। भटकने का मतलब क्या है? देखो, इस बात को बहुत ही अ, धीरज से समझो, पेशेंस होकर के समझो। 10 यूनिट है पेपर वन में, पता है आपको। पेपर टू की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेपर टू सबका अलग अलग है, पेपर वन की मैं बात कर रही हूँ। सीबीएसई वालों, यूजीसी वालों ने आपको दे दिया है सिलेबस कंप्लीट कि भैया ये सिलेबस है, इसको पढ़ लो, इसी में से आएगा। तो आपको आपके दोस्त का एड्रेस तो पता है कि कहाँ जाना है, ठीक। ये एक बात। अब कैसे जाएं, कैसे पढ़ें वाली बात है। मतलब दोस्त के घर पे कैसे जाना है, मतलब कैसे पढ़ना है 200 यूनिट। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, तरीका अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अप्लाई कर लेना, पढ़ लेना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो, ठीक। अब 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से हर एक यूनिट को डिवाइड कर लो। अब आप ये देख लो कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है या रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपको एक चैनल, एक बार में एक सोर्स। अब अपने दोस्त से घर पे जाने के लिए एक बार में दो रास्ते पे तो जाओगे नहीं, एक बार में एक ही रास्ते पे जाओगे ना, लेफ्ट राइट सीधा जो भी आजू बाजू होगा, एक बार में एक ही रास्ता। उसी तरीके से आप 10 यूनिट है, ठीक, 10 यूनिट को डिवाइड कर लो। अब समझो 2 यूनिट पकड़ लो, 2 यूनिट के लिए एक चैनल पकड़ो, 2 यूनिट के लिए 10 अलग अलग चैनल्स को मत पकड़ो।
पहले डिसाइड कर लो कि ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, ये डिसाइड कर लो। ऑफलाइन पढ़ना है तो पियर्सन की बुक ले लो, अरिहंत की बुक ले लो, गुप्ता जी की बुक ले लो, पढ़ लो। ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो 10 चैनल मत भटको। 10 चैनल भटकोगे तो परेशानी में आ जाओगे। या भटकना ही है मतलब 10 चैनल को एक्सप्लोर ही करना है, एक ही टॉपिक के लिए 10 चैनल पे मत जाओ, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे कि आप ये समझो कि मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड एक टॉपिक है, यूनिट 1 है, 10 यूनिट है, तो आप 10 यूनिट के लिए 10 अलग अलग चैनल्स पे जा सकते हो, या 2-3 यूनिट के लिए एक चैनल्स पकड़ सकते हो। लेकिन जो टॉपिक आप एक चैनल से पढ़ रहे हो वो टॉपिक कोशिश करो अगले चैनल से ना पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें कंफ्यूज होकर टाइम का वेस्टेज होगा। मतलब अपने दोस्त के घर पे जाने के लिए 50 लोगों से पूछोगे कि भैया कैसे जाएं, कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएं, किधर मुड़ना है, नहीं मुड़ना है, प्रॉब्लम होगी। गूगल मैप पे लगाओगे तो डायरेक्टली पहुंच जाओगे। वैसे ही करो, गूगल मैप लगा लो अपनी लाइफ में। सपोज करो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपको ज्ञानडा से ठीक लग रहा है तो यहाँ से पढ़ लो, कोई और चैनल से ठीक लग रहा है तो वहां से पढ़ लो, लेकिन जब वहां से पढ़ना तो यहाँ से मत पढ़ना। यहाँ से पढ़ रहे हो तो वहां से मत पढ़ना। हाँ, एमसीक्यूज लगा सकते हो वहां से, यहाँ से, कई जगह से, या बुक से एमसीक्यूज लगाओ, बेस्ट होगा। कंसेप्ट आप हमसे पढ़ रहे हो, हमसे कंसेप्ट पढ़ लो और एमसीक्यूज लगा लो। अब क्या, इससे क्या होगा, आपका एक ही वक्त में सब कुछ तैयार हो जाएगा। अब जैसे हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, अब रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए दूसरे चैनल पे जाओगे भटकोगे तो परेशान होगे, या वहीं पढ़ लो। वहीं पढ़ लो, जो कंटेंट जहां आपको समझ में आ रहा है वहीं जाओ, वहीं से पढ़ो। उसके बारे में भटको मत, परेशान मत हो, क्यों, आपका समय खराब होगा। समय को बचाओ, समय को दिमाग सही तरीके से यूज करो। बात बात समझो मेरी। ठीक। अगर आपको लग रहा है टीचिंग का एप्टीट्यूड हो गया या पीडी हो गया या आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ज्ञान अड्डा में आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप यहीं से पढ़िए। बाकी और यूनिट्स के लिए आप दूसरे चैनल्स पे चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि वहां से मुझे दूसरे चैनल से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कम्युनिकेशन में, आईसीटी में, या हायर एजुकेशन सिस्टम में, या किसी भी, कुछ भी, या यही मिल रहा है तो यहीं से पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है। एक बात मैं आपको बता रही हूँ, समय सिर्फ आपका बचेगा। ठीक। ये तो एक बात हो गई कि आपको कैसे करना है, क्या कुछ करना है। भटकना नहीं है, बिल्कुल गूगल मैप पे लगाइए ताकि अपने फ्रेंड के घर पे आप डायरेक्टली पहुंच जाइए। तो यूजीसी नेट वालों ने सिलेबस दे दिया है, सिलेबस आपके सामने है, कंटेंट आपके सामने, टिप्स पे होने चाहिए सारे सिलेबस, आपको तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि ऑनलाइन सेशन देखने के बाद ऑफलाइन प्रैक्टिस मॉक जरूर से लगा लेना, मतलब कि बुक आपके पास में होगी। अरिहंत की बुक सबसे अच्छी है, केवीएस की बुक, पियर्सन की बुक अच्छी है, गुप्ता जी की बुक अच्छी है। नहीं खरीदा है तो खरीद लो, कौन सी देरी हुई है, अभी समय है, 13 दिन का समय है, बहुत समय है। आराम से खरीद सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। आसपास के स्टोर से बुक खरीद लो, खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहां से भी पढ़ सकते हो। कंटेंट पढ़ो, पढ़ने के बाद में एमसीक्यूज लगाओ। बार बार एक ही टॉपिक को अलग अलग चैनल्स में मत ढूंढो, मत पढ़ो, टाइम का वेस्टेज होगा। बाकी आपकी जो इच्छा है उससे करिए, जो एक सही तरीका है। भाई मेरा काम है आपको गाइड करना, मैंने गाइड किया। बाकी जो आपकी इच्छा है आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट सीरीज, रिसर्च एप्टीट्यूड तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एंड बाकी की चीजें हम धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, और हम लोग नेक्स्ट जो है, बी पैशनेट एंड बी मोटिवेटेड, बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करिए। जो भी आपका सेशन है नेक्स्ट, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी लेने के लिए। बिल्कुल हनुमान जी बन जाइए, और बिल्कुल हनुमान जी जैसे बन जाइए, और एकदम अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग बिल्कुल, आप लोग का हो सकता है। और सेशन बहुत जो है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, कुछ नए वीडियोस के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, बी पैशनेटेड एंड बी मोटिवेटेड।